आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज अर्ध सत्य में हम सबसे पहले राहुल गांधी के ओबीसी वाले जितने बयान हैं, यानी कि पिछड़ों, दलितों, दमितों, शोषितों को लेकर के उनकी जो आवाज़ बुलंद हो रही है, उसकी असलियत उनके आसपास और कांग्रेस के भीतर क्या है। राहुल गांधी न्याय यात्रा में ओबीसी एसटी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक कह सकते हैं। उसके पास भी नागरिक के तौर पर सम्मान और जीवन का तमाम बुनियादी सुविधाओं के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए इस देश के एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय का क्यों ना हो। इसलिए राहुल गांधी की इस बात से आपकी इत्तेफाकी हो सकती है, आपकी सहमति हो सकती है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं और अपनी पार्टी के भीतर उनकी जो व्यवस्था है और पहले जो उनकी सरकारें रही हैं, उनका सच क्या है। जब कभी कोई आदमी उसूल की बात करता है तो पहले यह देखा जाना चाहिए कि वो खुद उन उसूलों पर चलता है या नहीं, चल रहा है या नहीं। इसलिए यह पड़ताल जरूरी है। क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसी रास्ते पर चल रहे हैं? इसलिए बारी बारी से आपको यह जानना जरूरी है कि राहुल गांधी की अपनी टीम, कांग्रेस की जो सबसे ताकतवर टीम होती है जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं, मनमोहन सिंह की दो सरकारें जो पिछली रही 2004 से 9 और 9 से 14 की, उनमें ओबीसी, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, दमितों, शोषितों, वंचितों को कितनी जगह दी गई और अल्पसंख्यकों की भी। पहले जो राहुल गांधी की अपनी कोर टीम है, मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूं। अगर राहुल गांधी को लगता है कि रिप्रेजेंटेशन हर तबके का होना चाहिए और जिसकी ज्यादा आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो फिर वो घर से शुरू होनी चाहिए, खुद से शुरू होनी चाहिए। राहुल गांधी की टीम में जयराम रमेश उनके सबसे भरोसेमंद नेता हैं। क्या हैं? ब्राह्मण हैं, कर्नाटक के। केसी वेणुगोपाल साहब क्या हैं? ब्राह्मण हैं, अगड़ी जाति। के राजू हैं उनकी टीम में, जो उनके करीबी जो लोग हैं उनमें जो दलित हैं। रणदीप सुरजेवाला जाट हैं, हरियाणा में जाट आज भी अगड़ी जाति में है। सुप्रिया सुनत्र क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। सचिन राव ब्राह्मण हैं, नरसिंह राव की तरह सचिन राव। कनिष्ठ सिंह राजपूत हैं। साहब अब बताइए कि आपकी अपनी जो कोर टीम है उसमें कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने आदिवासी? इसका हिसाब किताब खुद से ही शुरू करना चाहिए। अब कांग्रेस एआईसीसी होती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आप मान लीजिए कि वो कांग्रेस की संसद है और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो उसकी पार्लियामेंट है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या क्या हाल है? उसमें जितने लोग मेंबर हैं उनकी जातिगत जो वर्गीकरण है वो क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी, इन दोनों का अंतर मैंने आपको बताया। अब आप संसद और कैबिनेट का अंतर जान लीजिए। 60% ओबीसी होना चाहिए। राहुल जी कह रहे हैं कि भैया ओबीसी, एससी, एसटी इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो तो कहते हैं कि पत्रकारिता में कितने भाई, मीडिया में कितने हैं आप गिनिए, राम मंदिर में कितने गए थे आप गिनिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल जी पहले तो आपकी जो कोर टीम है उसमें गिनिए, फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो आज की तारीख में उसमें गिनिए और मैं गिनवाता हूं। आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो दलित है, ठीक। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री वो सिख समुदाय से आते हैं, अगड़ी जाति है। AK एंटनी क्रिश्चियन है। अभिषेक मनु सिंघवी मारवाड़ी हैं, जैन हैं, अगड़ी। अंबिका सोनी खत्री हैं, अगड़ी जाति। अधीर रंजन चौधरी अगड़ी जाति। अजय माकन खत्री हैं, जाहिर है अगड़ी जाति। आनंद शर्मा ब्राह्मण हैं, अगड़ी जाति। अविनाश पांडे ब्राह्मण हैं, अगड़ी जाति। चरण सिंह चन्नी दलित हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद। दिग्विजय सिंह राजपूत अगड़ी जाति।
जयराम रमेश ब्राह्मण अगड़ी जाति, जितेंद्र सिंह क्षत्रिय राजपूत अगड़ी जाति, मीरा कुमार दलित, मुकुल वासनिक दलित, पी चिदम्बरम चड्डियार, और तमिलनाडु में चड्डियार जो हैं वो दबंग जाति है, अगड़ी जाति है, कुमारी शैलजा दलित हैं, सलमान खुर्शीद एकमात्र मुस्लिम चेहरा, शशि थरूर अगड़ी जाति से आते हैं, केरल, तारिक अनवर मुस्लिम चेहरा दूसरा, अविनाश पांडे ब्राह्मण, रणदीप सुरजेवाला जाट अगड़ी जाति, सचिन पायलट गुर्जर ओबीसी, कमलेश्वर पटेल कुर्मी ओबीसी, ताम्रध्वज साहू तेली ओबीसी, जगदीश ठाकुर कोली ओबीसी, दीपक बावड़िया कोली ओबीसी। सर 60% का हिसाब करिए। इनमें जो परसेंटेज बनता है अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या परसेंटेज है। कुल 37 मेंबर हैं आपके सीडब्ल्यूसी के, ओबीसी कितने हैं 5, तो 37 में 5% जोड़ लीजिएगा, कितना बनता है। दलित कितने हैं और अगड़ी जाति कितने हैं 32। तो सर ये जो परसेंटेज है, ओबीसी 13%, दलित 13%, अगड़ी जाति 32%, मुस्लिम 5%। सर वसूल घर से जब आप कहते हैं इस जाति में बांट करके, जब आप और वर्ग में बांट करके समाज को देखते हैं, तो फिर मेरे जैसे सवाल आपके सामने आएंगे। इस देश का नागरिक है, उसकी जाति वही है, या तो गरीब है या अमीर है। लेकिन राजनीति जो है बार बार गरीब अमीर को घाल मेल के चक्कर में डालती है और वो जाति पर ले जाती है, क्योंकि उसको वोट चाहिए। और जब वोट चाहिए और जाति की रट आप लगाते हैं, तो जाति का रिवाज आपका होना चाहिए। आपकी रट और आपके रिवाज में अंतर है। फिर आप क्या बोलते हैं? आप जो बोलते हैं वो सुनिए। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी दलित आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर की मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, 1 आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। सर 60 साल सरकार चलाई है आपने हिंदुस्तान की, और आज आपको अगर यही कहना पड़ रहा है तो आपने क्या किया है, इसका जवाब तो खुद आपको तलाशना चाहिए। मैंने आपको राहुल गांधी की जो कोर टीम थी उसको दिखाया, वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं उनमें परसेंटेज क्या है अलग अलग वर्गों का, जातियों का, वह भी बताया। अब 2 सरकारें रही हैं केंद्र में, मनमोहन सिंह दोनों के प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 9, 9 से 14। लेकिन उन सरकारों का ब्यौरा क्या रहा है, वहां जातिगत स्थितियां हैं वो क्या रही हैं, ये बताने से पहले एक बात आप सबको जानना जरूरी है। जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए और जातियों की गिनती करने के बाद यह तय होना चाहिए कि उनका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, उनको सरकार के संसाधनों और सुविधाओं के बीच से हिस्सेदारी कितनी मिलनी चाहिए, गरीब अमीर में नहीं, जातियों के आधार पर। तो 2011 में यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने, जो सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही थी, उसने उन्हीं दलों के दबाव में जाति की जनगणना करवाई, नाम दिया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। जातिगत जनगणना पर तब 4,893 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। डेटा के कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पंडरिया के तहत एक एक्सपर्ट टीम बनाई गई। लेकिन करोड़ों रुपए के खर्च के बाद भी जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए गए। राहुल जी, क्यों नहीं किए गए?
अगर जातियों की इतनी परवाह है, जातिगत जनगणना करवानी है और जातियों की गिनती के आधार पर ही सरकारी सुविधाओं, सहूलियतों और जितनी भी ये योजनाएं होती हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंचाना है, तो फिर आपकी आवाज तब बुलंद होनी चाहिए थी। उस समय तो आप सक्रिय राजनीति में थे। जब जातिगत जनगणना कराई गई, मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे। अपनी कैबिनेट में आपने अहम पदों पर कितनों को बिठाया। अब बारी उसकी है कि मनमोहन सिंह कैबिनेट में जो लोग थे उसमें कितने ओबीसी थे, कितने एससी थे, कितने एसटी थे और कितने मुसलमान थे। पैरोकारी जब करते हैं तो उसका अपना दस्तावेज भी तो दुरुस्त होना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार में सबसे मजबूत जो मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री, ब्राह्मण, शरद पवार कृषि मंत्री, मराठा अगड़ा, ए.के. एंटनी ईसाई, पी चिदम्बरम चट्टियार तमिलनाडु में अगड़ी जाति, ममता बनर्जी ब्राह्मण, एस.एम. कृष्णा वो कालिगा यानी कि अगड़ा, सुशील कुमार शिंदे दलित, वीरप्पा मोइली देवड़िया, एस जयपाल रेड्डी। और रेड्डी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में क्या होते हैं, अगड़े होते हैं, विकास मंत्री थे तब। कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर, खत्री अगड़ा, क्षत्रिय के बराबर की जाति आती है। गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री, मुसलमानों में अगड़ी जाति के मुसलमान, पसमंदा नहीं है वो। कमलनाथ उसमें रोड ट्रांसपोर्ट था उनके पास, खत्री अगड़ी जाति। अंबिका सोनी सूचना प्रसारण मंत्री, खत्री अगड़ी जाति। आनंद शर्मा वाणिज्य उद्योग मंत्री, ब्राह्मण। सीपी जोशी ग्रामीण पंचायत मंत्री, ब्राह्मण। वीरभद्र सिंह इस्पात मंत्री, क्षत्रिय राजपूत। सर ओबीसी कितने हैं, कितने एससी, कितने एसटी। ये सरकार चला रहे थे। हिंदुस्तान को चलाने का जिम्मा जिन लोगों को आपने दे रखा था, मैं राज्य मंत्रियों पर नहीं जाता हूं, जो हिंदुस्तान चलाने का जिम्मा संभाले हुए मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में, उन मंत्रियों का जातिगत ब्यौरा है ये। आपने कितने लोगों को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपका रिकॉर्ड है और आपका जो बयान है आज का, दोनों आपको आमने सामने रखना चाहिए। इसलिए राहुल जी फिर बोलिए और फिर सुनिए। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग इसमें है ही नहीं? 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर परिसर के भीतर मैं भी था, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि वहां कोई था क्या। मैंने उमा भारती को देखा, वो क्या है, लोध है। साध्वी तंबरा को देखा, क्या है। कामेश्वर चौपाल को देखा, क्या है। कामेश्वर चौपाल वो दलित हैं जिन्होंने राम मंदिर की पहली शिला रखी थी। और साधु संतों की जमात में इतने लोगों को देखा जो ओबीसी और एससी कैटेगरी से भी आते हैं। आपको नहीं दिखता? राहुल जी, आपकी पार्टी के बड़े ओबीसी नेता थे सीताराम केसरी, ओबीसी के खैरख्वाह बनते हैं आप, तो जानना चाहिए, इतिहास आपका ही है। सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? पार्टी के अध्यक्ष थे वो 1996 टू 1998, और कहा जाता था कि ना खाता ना बही, जो केसरी साहब कहें वही सही। बेहद ईमानदार और 100% खांटी कांग्रेसी नेता। बात 1997 की है। सोनिया जी राजनीति में सक्रिय हो चुकी थी, ऐलान कर दिया गया था कि चुनाव प्रचार करेंगी। 1998 में आम चुनाव हुए। कांग्रेस सोनिया गांधी के मैदान में उतरने के बावजूद बहुमत में नहीं आ सकी, जबकि समर्थन बढ़ रहा था।
केसी जी को सोनिया जी का जो आना है और परिवर्तन की आहट है वो पसंद नहीं आए थी। 1998 के आम चुनाव में कांग्रेस को 142 सीटें ही मिली और कांग्रेस अमेठी सीट भी गंवा गई। सोनिया गांधी ने 100 से ज्यादा रैलियां की थी, लेकिन कई दिग्गज चुनाव हार गए थे। सीताराम केसरी ने चुनाव प्रचार नहीं किया था, हार का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा गया। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, कमान उनके हाथ में पार्टी की दी जानी चाहिए, लेकिन केसरी जी हटने को तैयार नहीं थे। क्या हुआ? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। प्रणब मुखर्जी से पूछा गया, कांग्रेस के संविधान में कोई ऐसा रास्ता है जहां से केसी जी को हटा करके सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए? और प्रणब मुखर्जी ने ही यह सलाह दी कि हाँ, ये कर सकते हैं हम। और कोलिशन ईयर्स जो उनकी किताब है, कोई पढ़िएगा, उसमें CWC की बैठक से बेइज्जत करके केसीनाथ त्रिपाठी को निकाला गया था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसकी अगुवाई प्रणब मुखर्जी ने की थी, उसमें तय किया गया था कि सोनिया गांधी अभी से पार्टी के अध्यक्ष होंगी। केसीनाथ त्रिपाठी कौन थे? ओबीसी, नाऊ, बाल काटने वाले, हजाम। लेकिन आपकी आवाज बुलंद है। आज की तारीख में कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है राहुल जी, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना। इन 3 राज्यों में आपको या तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, या SC बनाना चाहिए था, या ST बनाना चाहिए था। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, इंडिया न्यूज की मंशा कभी भी जात के आधार पर समाज को बांटने या जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय के आधार पर एक नागरिक के हक को रोकने की कभी नहीं है। इस देश में जो भी जरूरतमंद है उसका हक बनता है देश के संसाधनों पर, पहला। लेकिन आपको लगता है कि जाति के आधार पर चीजें चलनी चाहिए, इसलिए अब अपने तीनों राज्यों में आइए। हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है? राहुल जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या है? ठाकुर नहीं है। सिद्धरमैया कर्नाटक में हैं। सिद्धरमैया ओबीसी हैं, कुरुबा जाति के हैं, लेकिन सिद्धरमैया आपके ओबीसी प्रेम के चलते नहीं है, वो अपनी जो सियासी ताकत है, उनका जो वजूद है, उनकी जो हैसियत है राजनीति में कर्नाटक में, उसके कारण है। आपको पता है कि सिद्धरमैया को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो सरकार नहीं चल सकती, इसलिए वो काबिल नेता हैं। और तेलंगाना में किसको आपने बनाया? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जाति क्या होती है? सबसे बड़ी जमींदार जातियों में से रेवंत रेड्डी आते हैं, जैसे बिहार में भूमिहार आते हैं। आपने अगड़ी जाति को बनाया। तेलंगाना में अगड़ी जाति है, हिमाचल में अगड़ी जाति है, 3 राज्यों में से 2 में तो आपने अगड़ी जाति को बना दिया, 66%। फिर आप कहते हैं कि हक, बराबरी का, सही हिस्सेदारी होनी चाहिए, आबादी के लिहाज से होनी चाहिए। कर्नाटक में ओबीसी का सच भी जानिए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, और कर्नाटक की बात अगर है, सिद्धरमैया कुरुबा जाति से आते हैं, ओबीसी हैं, ठीक बात है। DK शिव कुमार वो कालिगा जाति से आते हैं, अगड़े हैं। अगर आपको लगता था कि दलित को बनाया जाना चाहिए था तो जी परमेश्वर को आप बनाते। जी परमेश्वर डॉक्टर भी हैं, काबिल भी हैं, जनाधार के नेता हैं, लेकिन डॉक्टर परमेश्वर को आपने क्यों नहीं बनाया? आपका दलित प्रेम वहां दिखाई पड़ता। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें वो कहते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में उनको ओबीसी, दलित नहीं दिखा। मैं फिर से वहां लौटता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। कामेश्वर चौपाल जिनका जिक्र किया, साध्वी रितंभरा जिनका नाम लिया, उमा भारती जिनका नाम लिया, और इस तरह के बहुत सारे लोग, इन सब की जातियां ओबीसी हैं या दलित हैं। अब अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो फिर जाहिर है कि ये मौका नरेंद्र मोदी के लिए बहुत जरूरी और मुफीद है। वो छोड़ेंगे नहीं, वो हमला करेंगे। और सुनिए, इंडी गठबंधन के लोग
दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा, गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित, आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा, जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था, किन किन पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए सियासी लामबंदी की थी? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। कांग्रेस के इतिहास में कभी आप डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन राम, इन दोनों के साथ क्या हुआ, यह भी पढ़ना चाहिए। इंसान को बाकी कुछ पढ़ना या नहीं पढ़ना ये उसके ऊपर तय करता है, लेकिन इतिहास ज़रूर पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ने से आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, तो फिर आपके पास जो जानकारी आती है, जो तथ्य आते हैं, उनको सही संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं और फिर उसके सही अर्थ आप निकाल सकते हैं। राहुल गांधी अगर आज की तारीख में ओबीसी, एससी, एसटी कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसका प्रतिनिधित्व उसकी आबादी के लिहाज से ही हर जगह होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हों, सरकारें हों या फिर संगठन हो, तो फिर राहुल गांधी का जो पिछला इतिहास है, जो कांग्रेस का अपना इतिहास है और आज की तारीख में उसका जो अपना सच है, उसके आईने में देखा जाना चाहिए, उसके बरक्स देखा जाना चाहिए। मैं अपने सच पे पर्दा डाल करके दुनिया को उसूल बताऊं, ये दो मुहापन नहीं चलता है, ये डाइकोटॉमी नहीं है, ये दरअसल फरेब कहते हैं इसको। और फरेब जो है बहुत देर तक टिकता नहीं है। इसलिए आज इस सच को लेकर के आपके सामने आना पड़ा। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।